नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं एडजेक्टिव पर बेस्ड एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख सकते हो एडजेक्टिव पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने सीखा था सारे के सारे कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव से रिलेटेड उसकी डिग्री से रिलेटेड कितने भी नियम कायदे कानून हैं, या हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने समझा था। और नियम कायदे कानून तो हम समझते हैं कि इंग्लिश में होता है, ग्रामर में होता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से समझे, एक एक चीज को बारीकियों से समझे, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज नो रूल, कोई भी रूल नहीं होता व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर। और हम उसको रूल का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल तो वो चीज होती है जिसका कोई हमें कॉन्सेप्ट ना मिले, लेकिन यहां पर हर एक चीज बताई जाती है कॉन्सेप्ट के साथ। तो चले भाई, चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव की एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर यहां पर आए हैं। चले भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मतलब सेंटेंस डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपसे पूछा कि कौन से पार्ट में एरर होगा। सीधी सी बात है कि अगर ये एडजेक्टिव की एक्सरसाइज है तो एडजेक्टिव का ही एरर होगा। तो सभी लोग पढ़ें पहला क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करें कि कौन से पार्ट में एरर होगा और क्या एरर होना चाहिए इसमें। चलो भाई, टेक योर टाइम, आपके पास आधा मिनट है और सॉल्व करके बताएं कि इसमें कौन से पार्ट में क्या एरर होना चाहिए। There were only 2 commandos, but each and every commando was equal to 6 policemen. अच्छा, each and every जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो वर्ड है ना each and every, पहले तो ये समझ ले each and every दो बार क्यों लगाते हैं, और अगर ये हम लगाते दो बार तो क्या एक बार यूज नहीं कर सकते? सिर्फ हम ये कह दे कि ईच पर्सन या एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन क्यों बोला जाता है? जब देखिए हमारे पास लिमिटेड नंबर्स हो, लिमिटेड नंबर्स, राइट, किसी भी चीज के, से पीपल हो या नॉन लिविंग कोई चीज हो, टेबल हो, एप्पल्स हो, 2 है, 4 है, 5 है, उन सभी की हम अगर बात करना चाहते हैं या तो हम ऑल कह सकते हैं, है ना, या हम एक एक करके एक एक बार उसको मेंशन कर सकते हैं ईच लगाकर। तो यानी कि लिमिटेड अगर संख्या है उनमें से एक की बात करेंगे, है ना, कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं और ईच, हर एक मुझे रंगना है, तो ईच ऑफ द एप्पल मस्ट बी कलर्ड, है ना। तो ईच का यूज हम लोग करते हैं एक को बताने के लिए, है ना, एक एक को, यानी कि बहुत, अगर हम जाएं इसके पर्सनल वे में जाएं तो ईच का यूज करेंगे। जबकि एवरी का मतलब एवरी तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्टली गिनती नहीं पता होती, हम सभी को, अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आई इनवाइट मैनी पीपल टू द पार्टी एंड एवरीवन इज कमिंग, एवरी स्टूडेंट इज कमिंग, एवरी पर्सन इज कमिंग, तो यहां पर क्या है कि सारे के सारे लोग, हर कोई, यहां पे संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब संख्या हमारे पास लिमिटेड हो तो ईच का यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या यहां पर संख्या लिमिटेड है या बहुत ज्यादा लोग हैं। देयर वर ओनली 2, जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है, देयर वर ओनली 2 कमांडोज, 2 थे, बट ईच एंड एवरी, एवरी लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर दो में से दोनों की बात हो रही, लेकिन ईच क्या बताता है कि अलग अलग दोनों की बात हो रही, राइट। देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच कमांडो वाज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एवरी लगाने की जरूरत नहीं है, ईच अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि दोनों ही, यानी ईच यानी उनमें से एक एक को अगर लिया जाए, दोनों ही, बोथ लगा के यहां पे नहीं बल्कि ईच लगा के दोनों की बात की गई है, जिसमें से ईच कमांडो जो है वो किसके बराबर है? इक्वल है 6 पुलिसमैन के। तो यहां पर एवरी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे, जितने भी हमारे पास कमांडोज हैं उनके बारे में बात होगी, जबकि ऐसा नहीं है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, 10 हो, और उनमें से एक एक की बात करेंगे इंडिविजुअली, अलग अलग, सेपरेटेड, तो हम ईच का यूज करेंगे, एवरी का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये फर्क होता है ईच और एवरी में। तो कौन से पार्ट में एरर चला जाएगा अगर देखा जाए तो सेकंड वाले पार्ट में, जैसा कि इसने ईच एंड एवरी यूज किया है, जबकि यहां पर एवरी लगाना नहीं है, सही है, ईच लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
शी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। बताएं भाई क्या आना चाहिए? सोचे भाई इसमें क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, ये जो गर्ल लिखा हुआ है टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस, उसने किसी लड़की ने शी यूज किया गया है, ऑर्डर किया एक सर्टेन गर्ल को, ये सेंस आ रहा है। टू मेक एंट्री इनटू, प्रवेश पाने के लिए, कहां पर? मैनेजर्स ऑफिस में जाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए ऑर्डर किया। किसी एक सर्टेन लड़की को, एक का सेंस नहीं दिया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां पर गर्ल इज ए नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल वाले चैप्टर में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल जरूर जाता है, क्योंकि यहां पर एक का सेंस आ रहा है कि उसने ऑर्डर किया एक सर्टेन, एक निश्चित गर्ल को, तो इसलिए यहां पर ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। शी ऑर्डर्ड ए सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। इसका मतलब सेकंड पार्ट में एरर होगा, सर्टेन से पहले ए लगाने की आवश्यकता है यहां पर। और अब आप सोच रहे हो सर ये तो एडजेक्टिव का एरर नहीं है, ये तो आर्टिकल का है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूंगा, पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि आर्टिकल भी एक टाइप का क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट इज, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अच्छा, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक कहना चाहता है कि हर कोई जानता है कि सोनू निगम जो है वो सबसे ज्यादा अद्वितीय सिंगर है, जिनकी जैसा कोई नहीं है, इंडस्ट्री है, ये कहना चाहता है। तो आप देखें, यूनिक का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, उसके जैसा कोई ना हो, अद्वितीय जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा कोई ना हो। और ये अपने आप में एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑलरेडी है। जैसे अगर हम बात करें कोई एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, या अगर हम कहते हैं कोई यूनिक है, या कोई चीज इम्पॉसिबल है, कोई चीफ है, कोई आइडियल है, ये सब में कोई भी हम कह सकते हैं कि कमी या ज्यादा की संभावना नहीं हो सकती। अगर कोई परफेक्ट है, हम कह देंगे और परफेक्ट होना चाहिए तुम्हें, अभी तुम कम परफेक्ट हो और ज्यादा परफेक्ट हो जाओ। नहीं, परफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि वो परफेक्ट है, उसमें अब कोई भी कमी नहीं है। बट एवरीबडी सेज व्हाट? नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। नोबडी इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब भी क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, जिस चीज के अंदर कोई भी कमी ना हो। जैसे हम लोग को कोई काम किसी का इतना पसंद आ जाए कि इसमें कोई भी गलती ना निकल के आए, तो हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलेंट वर्क, यानी इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी फ्लॉ नहीं है। तो अब यहां पर यूनिक का मतलब ही यही होता है कि सबसे अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यूनिक के साथ मोस्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट यूनिक, मोस्ट एक्सीलेंट या मोर एक्सीलेंट नहीं कहा जा सकता। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में ही इनका मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बराबर पहुंच जाता है, राइट? नेक्स्ट, तो अब यहां पर पहले, दूसरे नहीं, तीसरे वाले पार्ट में एरर होना चाहिए, मोस्ट हट जाएगा। क्या कहेंगे? सोनू निगम इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। दैट इज सफिशिएंट टू से। नेक्स्ट आ जाइए। चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। बताएं भाई, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि फर्दर आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इन्फो हमने यहां पे लिख दिया, इंफॉर्मेशन, इन्फो स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। जबकि फार्दर आता है डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, फार से बना फार्दर। तो कहना ही चाहता है कि चेन्नई जो है वो पुणे से दूर है, किससे? नागपुर के कंपैरिजन में, राइट? तो अब यहां पर दूरी की बात हो रही है, तो यहां पे काट क्या करेंगे? फार्दर हो जाएगा। चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम पुणे, पुणे से फार्दर है किससे? किसके कंपैरिजन में? नागपुर के कंपैरिजन में, राइट? ये भी क्वेश्चन हल हो गया आपका। कौन से पार्ट में एरर जाएगा? सेकंड पार्ट में एरर चला जाएगा, राइट? नेक्स्ट चले आते हैं।
लिखा है यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। कहते हैं बहुत सारी चीजें रूल रटने से नहीं बल्कि सेंटेंस को समझने से क्लियर होती हैं। तो पहले सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस का, राइट। लिखा है यू कैन सी दिस चैनल, आप इस चैनल को देख सकते हो फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, इस वीक की अंतिम न्यूज के लिए। अच्छा बताओ, क्या इसके बाद उस चैनल पे कोई दूसरी न्यूज नहीं आएगी लास्ट वीक की अंतिम न्यूज के लिए, राइट। इस वीक के, देखो यहां क्या लिखा है, इस वीक की अंतिम न्यूज। तो क्या आप ये कह सकते हो कि इस वीक में यही अंतिम न्यूज थी, इसके बाद कोई भी अंतिम न्यूज नहीं आएगी, कोई भी न्यूज नहीं आएगी जो अंतिम नहीं होगी, लास्ट नहीं होगी। इसका मतलब यहां पे लास्ट वर्ड जो जा रहा है ना वो सुटेबल नहीं है, कोई और वर्ड जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट का मतलब होता है अंतिम, है ना, हिंदी में लिख सकते हो आप, लास्ट का मतलब क्या, अंतिम। जबकि लेटेस्ट एक और वर्ड होता है जो कि टाइम को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है अभी अभी वाला, रिसेंटली। तो इस न्यूज चैनल पे जो अभी अभी की न्यूज है, रिसेंट न्यूज है, उसकी बात कर रहा है। तो लेट की जगह पर, सॉरी लास्ट की जगह पर लेटेस्ट न्यूज लगा देंगे। तो यहां पर ये एरर था, लेटेस्ट न्यूज, फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। क्लियर है, सेकेंड थर्ड वाले पार्ट में एरर हो जाएगा आपका। चले आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इट इज फैक्ट दैट जॉन, अच्छा जॉन का नाम आ गया, जॉन एफ कैनेडी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। भाई सोच के बताएं यहां पर क्या होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट मग अप ऑल द रूल्स, आप रूल्स की तरफ मत भागो, सीधे सीधे ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देन आफ्टर ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग द आंसर। ये फैक्ट है, इट इज फैक्ट। वो क्या फैक्ट है, दैट कि जॉन एफ कैनेडी जो था वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अपने समय का पहला पॉलिटिशियन था। क्या मतलब हुआ कि अपने समय का पहला था? अपने समय का था तो पहला कैसे हो गया वो, राइट? क्योंकि अगर दूसरा होता, है ना, या तीसरा होता या पहला ही होता, तो हम ये थोड़ी कहते कि अपने समय का पहला, दूसरा या तीसरा था, क्योंकि जैसे दूसरा आएगा तो उसका समय तो चला गया ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फर्स्ट जो वर्ड आया है वो गलत आया। फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, हिज टाइम लगाने से मतलब यह अपने समय का पहला नहीं। भाई जाहिर सी बात है, पहला होगा तो अपने समय का तो होगा ना, ये थोड़ी कहेंगे अपने समय का पहला था, दूसरा था, तीसरा था। इसका मतलब यह हुआ कि अपने समय का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पॉलिटिशियन था, जिसकी मांग थी, जो फेमस था। तो फर्स्ट वर्ड गलत है, यहां पर लगा देंगे फोरमोस्ट। क्या कह देंगे, जॉन एफ कैनेडी वॉज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। मतलब क्या, इंपॉर्टेंस रखने वाला, महत्वपूर्ण, जिसके लिए हम लोग फर्स्ट वर्ड नहीं बल्कि फोरमोस्ट टर्म का यूज करते हैं, जो कि आ जाएगा थर्ड पार्ट में। इसका मतलब थर्ड पार्ट में गलती थी, जो कि अब सही हो जाएगा, फोरमोस्ट पॉलिटिशियन, राइट। नेक्स्ट इज, चले भाई, यू हैव 10 seconds टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 10 सेकेंड में मुझे आंसर करें, इस सवाल का जवाब क्या होगा। No less than 100 audiences are sitting in the hall and waiting for the final performance. देखो कई लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ऑडियंसेस नहीं होगा, ऑडियंस होगा। नहीं, जैसे कंपनी का, कंपनी भी तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल होता है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन फैमिली भी है, टीम भी है, फैकल्टी भी है, इनका प्लूरल पॉसिबल है। एक से ज्यादा ऑडियंस की बात करेंगे तो ऑडियंसेस हो जाएगा, यहां पर आर लगा के रखा, यहां तक तो बिल्कुल सही था। लेकिन क्योंकि हम यहां पर लेस का यूज कर रहे हैं, आपको मैंने बताया भी था, फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि एक पार्ट होता है लिटिल, एक पार्ट होता है फ्यू। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल आता है। एक बात और,
कि लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, सुपरलेटिव होती है लीस्ट, जबकि फ्यू के केस में कंपैरेटिव होती है क्या, फ्यूअर, और सुपरलेटिव क्या होती है, फ्यूएस्ट। तो अब यहां पर 100 ऑडियंसेस क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, क्योंकि एस लगा दिया ना, एक से ज्यादा ऑडियंसेस यहां पर इसने एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया है, जैसा कि समझ में आ रहा है कि ऑडियंसेस, राइट, प्लूरल हो गया और काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल तो है नहीं, ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ लगा रहा है लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस, देखो लेस, जबकि लिटिल और लेस आता है किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, जबकि वहां पर ऑडियंसेस क्या काउंटेबल है, तो क्या कर देंगे, फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग। क्लियर हुआ, सुनने में सही लग रहा है लेकिन गलत था, आप सही हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट चले आते हैं, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फॉल्टर फ्रॉम हिज पाथ। मतलब बहुत सारी परेशानियां आने के बावजूद भी वो अपने मार्ग से नहीं हटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रॉब्लम्स की यहां पर बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होता है, काउंटेबल नाउन, राइट। ये है काउंटेबल बच्चों, जबकि मच का यूज करते हैं, नाउन में बताया था, आर्टिकल में भी बताया होगा कि मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के लिए ये बन गया हमारे पास काउंटेबल नाउन। काउंटेबल के लिए हमेशा मैनी का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मच। मच और मैनी में अगर कोई पूछ ले क्या डिफरेंस है तो बताना कि मच यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी यूज होता है काउंटेबल के लिए, इसलिए यहां पर मैनी प्रॉब्लम्स लगा दिया। सेकंड वाले पार्ट में एरर चला जाएगा, आप सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 9th वन, पढ़े बच्चे, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। आपको पता होना चाहिए, अगर हम ऐसे लिखें ऑल द चैप्टर्स तो सही होता, लेकिन क्योंकि इसने होल का यूज किया है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर की बात कर रहा है, बहुत सारे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पूरा का पूरा चैप्टर की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस केस में जब भी हम होल का यूज करते हैं तो होल से पहले दा का यूज करते हैं। द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, आपने गाना भी सुना होगा, तो ये दा उठकर यहां चला आएगा, तो क्या बोलेंगे, द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, राइट। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सरल सा एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, द होल चैप्टर, होल द चैप्टर नहीं, ठीक। नेक्स्ट इज 10th, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, मैंने एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रेफर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, राइट, और जिनके साथ देन का यूज कभी नहीं किया जाता। आई एम जूनियर टू हिम, ही इज सीनियर टू मी, देन नहीं। तो दिस कैंडी इज प्रेफर आ गया ना, प्रेफरेबल टू देन नहीं, टू दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड, राइट। क्लियर हुआ भाई, प्रेफर से बना टर्म है, इसके साथ भी टू का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ देन, देन नहीं लगाते। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, या कहते सुपीरियर हो गया, इनके साथ प्रेफर, इंटीरियर, प्रायर, इन सब के साथ, या एल्डर के साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। कौन से पार्ट में एरर गया, दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट इज 11th, her mother told him that it would be more better if he would do this, if he would do his work himself। बताएं भाई, कैन यू गेस द आंसर।
कीप ऑन गेसिंग द आंसर। एंड अगेन तुक्का वो लोग नहीं लगाएंगे जिनको इसके बारे में पढ़ा होगा, पता होगा चीजें। तुक्का वही लोग इंग्लिश में लगाते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जो सिर्फ रूल रट के आते हैं। आपको रूल बिल्कुल भी नहीं रटने हैं, आपको समझना है चीजों को। जिसको आप रूल कहते हो उसको क्या है, समझना है आपको। कोई चीज जब समझ में आ जाए तो उसको रूल नहीं बोला जाता। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एडजेक्टिव जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि कभी भी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। हम ये नहीं कह सकते कि मोस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट स्मार्टेस्ट इन द सेम मैनर। मोर बेटर भी नहीं कह सकते, मोर टॉलर भी नहीं कह सकते। तो यहां से मोर वर्ड हटा दो, सिर्फ बेटर की यूज करो। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी बेटर इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो इसका मतलब यहां से मोर हट जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। दिस इज, दिमाग लगाओ भाई, रूल मत खोजो कि इसमें कौन सा रूल पढ़ाया गया था, कौन सा रूल लगेगा। यही वजह है कि एग्जाम में नहीं आ पाता है, क्योंकि आप रूल खोजते हो कि इसका रूल क्या था। सीधे सीधे आपको सेंटेंस समझने की कोशिश करनी है, पढ़ने की कोशिश करनी है, कहना क्या चाहता है, हमने क्या कहा, क्या हर एक वर्ड के माध्यम से हमने वो बात कह दी कि जो रिक्वायर्ड है, जो ये वाकई कहना चाहता है, राइट। कह रहा है कि दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी मोर लगाने मतलब क्या है, कंपेयर कर रहा है किसी और क्वेश्चन से। आई हैव एवर सॉल्व विद इन 10 मिनट्स, कि मैंने कभी सॉल्व किया हो 10 मिनट्स में। तो इसका मतलब आई हैव एवर सॉल्व्ड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बार किया हो, कभी कर दिया। तो अब इस केस में यहां पर मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम यहां पर किसी से कंपेयर कर रहे हैं। आई हैव एवर सॉल्व मतलब जितने भी किए उसमें से ये वाला डिफिकल्ट था, यानी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेंस कौन देगा, मोस्ट। ये देख, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। अब सही हो गया, सेकंड वाले पार्ट में एरर लग जाएगा। नेक्स्ट, चले भाई करें, 10 सेकंड आपके पास है। ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज द मोर इंटरेस्टिंग। एंड अगेन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया हो तो समझ में ये आएगा बच्चों। कहना चाहता कि ऑल जितनी पेंटिंग्स है ना इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाली जो है वो मोर इंटरेस्टिंग, मोर तब लगाता जब किसी एक से कंपेयर करता। लेकिन यहां पर ऑल द पेंटिंग्स, सभी के बारे में बात कर रहा है, सभी अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये वाली जो है वो सब में इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा अच्छी है, ये कहना चाहता है। यहां पर मोस्ट लगा, इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट, 14th one, he does not have some money to buy a new printing machine. अब इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, कुछ ना समझ में आए हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है। अच्छा बताओ, ये कहेंगे कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, या हम ये कहें कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, ये ज्यादा सही लग रहा है, बताएं। कुछ तो हम तब कहते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव चीज में कोई होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ आपसे कहना है, आई हैव समथिंग टू से टू यू और आस्क यू, मुझे कुछ आपसे पूछना है। या मेरे पास कुछ मनी है ना, तो मैंने कह दिया कि आई हैव सम मनी। जब इसमें हम नेगेटिव कह देंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के बजाय हम कहेंगे कोई भी नहीं। जैसे मेरे पास एक कार है ना, या मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है ना। आई डोंट हैव एनी पेन, सम पेन नहीं, मेरे पास कोई भी पेन नहीं। हम ये थोड़ी कहेंगे मेरे पास कुछ पेन नहीं है, कुछ पेन नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे, कोई भी पेन नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय ए न्यू प्रिंटिंग मशीन। सम नहीं, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा
सम की जगह पर NA का यूज करते हैं। He does not have any money to buy a new printing machine. Next. There were no less than 50 persons present in the room. There were no less than, again no less than, and we are talking about, यहां पर क्या कहना चाहता है कि 50 लोगों से कम नहीं है। There were no less than 50 persons present in the room. अब ये है काउंटेबल नाउन, राइट, पर्सन्स। पर्सन के लिए क्या यूज किया इसने? पर्सन्स के लिए लेस का यूज किया। अगेन लेस बना है लिटिल से, जो आता है अनकाउंटेबल के साथ। तो क्या लगा दें कि फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती? फ्यूअर, नो फ्यूअर, राइट। नाउ कमिंग टू 16th, दैट इज few remarks that he made were offensive to my friend. जैसे रिमार्क्स क्या होता है? किसी के बारे में कुछ फीडबैक देना, रिमार्क्स हम उसको बोलते हैं रिमार्क्स। तो जो रिमार्क्स, कुछ थोड़े रिमार्क्स जो दिए गए, दैट ही मेड, जो उसने दिए, और काफ़ी ऑफेंसिव थे, मतलब अच्छे नहीं थे, किसी को हर्ट करने वाले थे, टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के लिए ऑफेंसिव थे, राइट। दैट ही मेड, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो उसने दिए उसी के बारे में बात हो रही। इसका मतलब जब चीजों को सर्टेन किया जाता है, सारे रिमार्क्स नहीं, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव, जो उसने दिए, इसका मतलब उन्हीं के बारे में बात हो रही है, यानी सर्टेन है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक चीजों के लिए हमें लगाना होता है द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, राइट। Seventeenth, it is a worth watching documentary and you must not miss it. एक्चुअली ये जो वर्थ वॉचिंग टर्म का यूज करते हैं ना, इसका एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। ये लास्ट में आता है जब भी हम किसी चीज की बात करें। इट इज द थिंग वर्थ वॉचिंग बाद में लगाया जाता है। तो इट इज ए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री ना बोल के इसको यहां से उठाएंगे बच्चों, और कहां ले जाएंगे? यहां पर। तो क्या कह देंगे? यहां पर आ जाएगा, इट इज ए डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, देखने लायक, जो कि देखने लायक, वर्थ वॉचिंग। इस तरीके से वर्थ वॉचिंग का यूज होता है, उस चीज के बाद आता है, पहले नहीं आता। सेकेंड वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट is, of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. बताएं भाई, क्या लगता है, क्या होना चाहिए? जब सभी में से बात करें ना, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी में, सारे स्टूडेंट्स में रीता जो थी वो सबसे कम, वॉज लीस्ट वरीड होना चाहिए व्हेन द डेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, जब एनुअल एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की गई। तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लीस्ट। रीजन क्या है? देखो, लिटिल से बना लेस, लिटिल है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती कंपेरेटिव डिग्री, जिसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। तो यहां पे क्योंकि सभी में से कंपैरिजन कर रहा है, जब सब में कंपेयर हुआ होता है ना, 1 to 1 कंपैरिजन नहीं होता, तो हम कभी भी कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं करते, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज 19th, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव erred, मतलब एरर करना when there was time to perform. मतलब जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है ना, तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है उससे भी गलती हो जाती है, ये कहना चाहता है। तो परफेक्ट तो अपने आप में परफेक्ट है,
परफेक्ट में सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, परफेक्ट है, उसमें कम या ज्यादा का यूज नहीं कर सकते, इवन द परफेक्ट पर्सन, राइट। नेक्स्ट इज 20th। चले भाई, आपके पास 10 सेकेंड है, सॉल्व करके बताएं। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। कहना क्या चाहता है, मीटिंग जो थी वो पोस्टपोन हो गई, आगे बढ़ गई, स्थगित हो गई, क्योंकि केवल कुछ पर्सन थे। कुछ पर्सन होते तो मीटिंग आगे ना बढ़ती, कुछ का मतलब ना के बराबर पर्सन थे। जब भी हमको ना के बराबर का सेंस देना होता, मैंने बताया था अ फ्यू, अ लिटिल, विदाउट एनी आर्टिकल फ्यू वर्सेस लिटिल। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जब हम ए लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है क्लोज टू समथिंग, ये बराबर है समथिंग के इन ए पॉजिटिव सेंस। और जब भी हम बात करते हैं ना के बराबर चीजों की, नथिंग, इट इज क्लोज टू नथिंग, और उसमें नकारात्मक सेंस होता है। तो अब यहां पर क्योंकि नकारात्मक सेंस है, कैसे पता चला, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, स्थगित कर दी गई, क्योंकि ना के बराबर नंबर में थे। यहां से सिंपली ए हटा देंगे, बिकॉज ओनली फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेकंड वाले पार्ट में एरर होगा, ए फ्यू की जगह सिर्फ फ्यू होगा, ए हटा दिया जाएगा, क्योंकि ए फ्यू देता है सम इन ए पॉजिटिव सेंस का मतलब। नेक्स्ट इज इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाकर बनाते हैं। जैसे टॉलर हो जाता है, टॉलर देन आई, टॉलर देन हिज फादर, या वाइजर देन हिज फादर, है ना। लेकिन यहां पर पर्सन तो एक ही है, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, हर एक की ओपिनियन में वह जो है शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, मतलब वो ब्यूटीफुल होने से, अब यहां पे एक ही पर्सन है, देखो, उसका किसी और पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं, तुलना नहीं, बल्कि उसी की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कह रहा है कि वो ब्यूटीफुल होने से ज्यादा वाइज है। जब ऐसा केस आ जाए कि पर्सन एक ही हो, उसकी दो क्वालिटीज के बीच में तुलना की जा रही हो, तो ध्यान रहे कभी भी हम लोग ई आर नहीं लगाते, बल्कि यहां पर मोर वाइज का यूज करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे सेंटेंस को, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज, वाइजर नहीं होगा, शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। यानी कि जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो ध्यान रखें कि दोनों ही अपनी क्वालिटी पॉजिटिव में रहेगी, और दोनों के बीच में कंपैरिजन, तुलना स्थापित करने के लिए यहां पर मोर लगा दिया जाएगा, राइट, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है जब कभी भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं और नो या एनी का यूज करें। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं आसान वाला, कहते हैं नो पर्सन इज एज गुड एज माई फादर। देखिए इस सेंटेंस को देखें जरा, नो पर्सन इज एज गुड एज माई फादर कहना चाहता है कोई पर्सन उतना अच्छा नहीं जितना कि मेरे पिताजी। तो ये मैंने जो बोलना मैं चाहता था कि कोई पर्सन उतना अच्छा नहीं जितना कि मेरे पिताजी, मैंने गलत बोला। रीजन क्या है, कोई भी में मेरे पिताजी भी तो आ जाते हैं। कोई भी पर्सन उतना अच्छा नहीं जितना मेरे पिताजी, कोई भी में पिताजी भी आ जाते हैं, इसलिए कोई भी में से पिताजी को हटाना पड़ेगा और उसके लिए कहना पड़ेगा कोई भी दूसरा पर्सन या कोई भी अन्य पर्सन उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे पिताजी। तो वो अन्य का सेंस देने के लिए अदर ऐड किया जाता है। नो अदर पर्सन इज एज गुड एज माई फादर, नो अदर पर्सन इज एज गुड एज माई फादर। अब देखें तो मैंने बताया कि जब भी बात होगी नो की या एनी की इन केस ऑफ कंपैरिजन, जब इनका यूज करते हुए कंपैरिजन किया जाएगा तो ध्यान रहे
कि इनके साथ हमेशा अदर का यूज करेंगे, राइट। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, राइट। नेक्स्ट, he had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money. बताएं भाई, he had, अगर आप ऐसे कहें कि he did not have any money तो सही होता है ना, लेकिन इसने यहां पर he had no लगा दिया है ना। जब इसने no लगा दिया यहां पर तो any लगाने की जरूरत नहीं है। he had no money, that he had, उसके पास कोई पैसा नहीं था, he had no any लगाने की जरूरत नहीं, no money in his purse. Next is 24th. Of the three ministers, which do you think is going to prove more successful? चले भाई बताएं, दिमाग लगाएं, बहुत इजी है। इस टाइप के सेंटेंसेस और भी हम लोग कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। कई लोगों ये लग सकता है कि सर विच का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर मिनिस्टर्स की बात हो रही है और मिनिस्टर्स क्या है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए तो विच लगाते नहीं, होम या हु लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब चुनने की सेंस आता है, चुनने का किसी को, तो पर्सन्स के लिए भी विच आता है। जैसे अगर कोई बच्चा है और वो खो गया है कहीं और किसी ने पूछा इनमें से कौन तुम्हारी मम्मी या पापा है, तो क्या होगा, विच ऑफ दीज persons is your dad। देखिए, आप ये नहीं बोलोगे कि who of these, गलत है ये। क्या बोलोगे, which of these persons is your dad। क्लियर हुआ बात कि पर्सन के साथ भी विच का यूज तब करते हैं जब सिलेक्शन के बाद इनमें से कौन का सेंस आता है, तो हमेशा विच का यूज करते हैं, हु या हुम नहीं लगाते। तो ऑफ द थ्री मिनिस्टर विच यहां पर बिल्कुल सही है क्योंकि तीन में से बात कर रहा है कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जब दो की बात करता तो कंपेयर करता, तुलना करता, लेकिन तीन की बात कर रहा है, राइट। जब तीन की बात कर रहा है तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री एक्टिवेट हो जाएगी और वो कहेगी कि हमें लगाओ प्रूव द मोस्ट सक्सेसफुल, राइट। नेक्स्ट 25th, neither she is intelligent nor hardworking and still she expects to secure first class। क्या कहना चाहता है, अगर हम नाइदर पहले लगा दें मतलब हो जाएगा ना तो वह है बल्कि कोई और भी। लेकिन यहां तो हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ना तो इंटेलिजेंट है ना ही हार्ड वर्किंग है। इसका मतलब नाइदर की पोजीशन गलत लिखी हुई है। क्या बोलेंगे, she is neither intelligent nor hard working, right। नाइदर की पोजीशन गलत लिखी हुई है, यहां पर होगी she is neither intelligent, ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही हार्ड वर्किंग है। स्टिल वो ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि वो सिक्योर करे क्या, फर्स्ट क्लास, जो कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट 26th, I requested him to lend me few books। उधार देने के लिए केस में lend आता है। I requested him to lend me few books that might help me in my studies। तो यहां पर फ्यू तो नहीं आएगा। रीजन क्या है बच्चे, कह रहा है कि जो मेरी स्टडीज मुझे मदद करे।
अगर आपने यहां पर ए नहीं लगाया तो मतलब हो जाएगा ऐसी बुक्स जो ना के बराबर हो। भाई सीधी सी बात, अगर मुझे अच्छे नंबर लाने हैं और अपनी स्टडीज में हेल्प लेनी है बुक्स की, तो हम ना के बराबर तो नहीं कहेंगे, तो यहां पर ए लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी ए फ्यू बुक्स, जो कि हेल्प कर सकती है, दैट माइट हेल्प इन माई स्टडीज, राइट। नेक्स्ट इज योर essay should not exceed more than 100 words. एक्सीड जो होता है वो मतलब मोर का ही देता है, इसका मतलब ये दोनों टर्म तो बराबर हो गए ना। आपका जो निबंध है वो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये एक्सीड का अर्थ देता है, एक्सीड इसका मतलब है। तो एक्सीड के साथ आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है, देन भी लगाने की जरूरत नहीं। क्या बोलोगे? योर essay शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल। अगर इसने यहां पर टॉलेस्ट लगा दिया तो यहां पर देन नहीं आएगा। रीजन क्या है कि देन तब आता है जब एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। यहां कह रहा है कि सबसे लंबा इज द टॉलेस्ट, यहां चेंजेस करेंगे नहीं क्योंकि यहां तक कोई भी एरर नहीं था, इसके अकॉर्डिंग इसमें एरर देखेंगे। भाई कुछ लोग ये कह सकते हैं सर इसको कंपैरेटिव में बदल दे, तो नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग यहां चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां से सेंटेंस पढ़ना चालू करते हैं। ही इज द टॉलेस्ट में कोई भी एरर नहीं था, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कहां पर एरर है। जब जैसे ही टॉलेस्ट कह दिया तो यहां पर देन लगेगा नहीं, तो ऑफ ऑल का यूज करेंगे, ऑफ ऑल। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, राइट। 29th, I was surprised, पढ़े भाई, I was surprised to see her speak with somewhat anger. चलिए भाई, टेक योर टाइम, बताने की कोशिश करें किसमें क्या एरर जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया सॉल्व करने का, गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व। मैं सरप्राइज था उसको देखकर, बोलते हुए। तो सी के साथ तो बेयर इन्फिनेटिव आता है, या यहाँ मत कहना कि सर यहाँ पर स्पीकिंग आएगा। आई वाज सरप्राइज टू सी हर स्पीक, बिल्कुल सही है, स्पीकिंग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सी और हियर के बाद या हेल्प के बाद, मेक के बाद, लेट के बाद, गेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्पीक बिल्कुल सही है। विद समवॉट एंगर नहीं, विद सम एंगर, समवॉट तो कुछ कुछ के लिए लगाते हैं, कुछ एंगर के लिए सम एंगर, या किंचित के लिए भी हम लोग सम वर्ड का यूज करते हैं। 30th, My brother is elder than me although he looks younger. इसमें ध्यान देने वाली बात जो बच्चों ये है कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एल्डर का यूज करते हैं खूनी रिश्तों के लिए, यानी खून के रिश्तों के लिए। तो मेरे ब्रदर की बात हो रही है तो एल्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम देन के साथ यूज करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, ये जो एल्डर वर्ड होता है ना, ये हमेशा ऐसे यूज होता है जैसे एल्डर ब्रदर साथ साथ लगता है, एल्डर सिस्टर, ऐसे। जब यहां पे किसी से बड़ा या छोटे होने की बात करता है ना, देन के केस में, तो हम लोग हमेशा ओल्डर टर्म का यूज करते हैं। तो क्या आएगा?
माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, राइट। और अगर आपको इसके साथ चलना है तो गलती फिर भी है कि अगर आप सोचो कि नहीं सर एल्डर लगाएं तो एल्डर के साथ देन तो जाता नहीं, टू जाता है। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि एल्डर का यूज ना करें, क्योंकि एल्डर का यूज कैसे होता है, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर साथ ही साथ होता है ना, इस तरीके से एल्डर का यूज नहीं होता कंपैरिजन में। तो क्या लगाएंगे, ओल्डर। 31st इज कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाई फूड, क्या आप मुझे कुछ मनी दोगे फूड खरीदने के लिए। कुछ का सेंस आ रहा ना, कोई का सेंस नहीं आ रहा, कोई या किसी का सेंस नहीं आ रहा। क्या आप मुझे कुछ मनी दोगे, एनी मनी नहीं, क्या होना चाहिए, सम मनी। सो कुड यू गिव मी सम मनी टू बाय, क्योंकि खरीदना है ना, खरीदना है तो कोई का यूज नहीं करेगा, कुछ का, कुछ मनी। नेक्स्ट, privatization offers the most ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality. बताएं भाई, you have 10 seconds to solve this question. प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऑफर करता है सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत कॉन्शियस है क्वालिटी में, क्वालिटी को लेकर। आइडियल जैसे एक्सीलेंट था, परफेक्ट था, सुप्रीम था, वैसे आइडियल है। आइडियल के साथ मोस्ट नहीं लगता, क्योंकि आइडियल वही होता है कि सबसे अच्छा हो, आइडियल है ये, है ना, आपके लिए आदर्श, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। कम या ज्यादा की बात आइडियल केस में नहीं करेंगे। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। कहना चाहता है आपकी तरफ से कुछ केयर आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना देती अपने फ्रेंड से, ये कहना चाहता है। तो ना के बराबर केयर नहीं चाहिए। अगर आपको सफल बनना है तो ना के बराबर केयर तो नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ केयर चाहिए इन पॉजिटिव सेंस। तो वो सेंस देने के लिए आपको यहां पर क्या ऐड करने की जरूरत है, लिटिल नहीं, a little care on your part would, right? Next is, he is as intelligent if not more intelligent than his brother who has qualified for this post. बताएं भाई इसमें क्या आना चाहिए। इस सेंटेंस का पहले बताओ मतलब क्या हो, बड़ा अजीब सा सेंटेंस लिखा हुआ है। कहने चाहता है He is as intelligent, वो उतना इंटेलिजेंट तो है अगर if not more intelligent than his brother, अगर उसके भाई से ज्यादा नहीं है, if not more than, अगर ज्यादा नहीं है अपने भाई से तो उतना तो है ही कम से कम। अब ब्रदर के बारे में बताया जिसने क्वालिफाई किया है इस पोस्ट के लिए। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ एज एक वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि एज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज, यहां पे एज वर्ड लगा देंगे, ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, राइट। तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये दिस वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द वाइजर पर्सन इन द वर्ल्ड। वह जो है मोस्ट इंटेलिजेंट है और वाइजर पर्सन है वर्ड का। तो मैं आपको बता दूं यहां पर पैरेललिज्म की एक चीज होती है, वो ये कहता है कि जो डिग्री आपने इधर यूज की है वही आप इधर भी यूज करो। आपने कहा कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहां शुरुआत कर दी और सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आपको कहना पड़ेगा एंड द वाइजेस्ट पर्सन, वाइजर के साथ नहीं जा सकता, एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ तक उम्मीद है सारे के सारे एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कितनी आसानी से आपने क्वेश्चंस किए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, हमें लगता है कि हर एक चैप्टर में इतने ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है बच्चों। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आपका इंग्लिश का पेपर कहीं नहीं गया, बहुत आसानी से। और इंग्लिश में एक अच्छी बात यह है कि कहते हैं ना, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, दिन भर बैठे रह जाओ नहीं सॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर आता है तो आपको 15-20 मिनट लगेंगे और आप 30 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले लेसन में हम लोग मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब की कॉन्सेप्ट्स और फॉलोड बाय उसकी एक्सरसाइज। और एक और चैप्टर हमारे पास है प्रीपोजिशन का, जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित है। मिलेंगे, उसके साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगर आप सिखा सकते अच्छा तो जय हिंद दोस्तों।